नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति से शुरू हुआ कांग्रेस संकट जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है और इसके बाद वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए चेहरे भी नामांकन पत्र को लेकर सामने आ रहे हैं। और कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टता की जो है नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं वीडियो की, लेकिन वो अजय माकन का वीडियो बताया जा रहा है और उसमें उस वीडियो के माध्यम से अजय माकन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगातार हमारी जो संख्या, हमारे गुट की संख्या वो लगातार बढ़ती जाएगी। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और उनसे ही जानेंगे कि इस वीडियो के मायने क्या हैं और जिस तरीके से एक नया वीडियो ने फिर से राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस पर। ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ पा रही। जी, तो बिल्कुल ही निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो वायरल होने के बाद भी कयासों का बाजार गर्म हो गया है और लगातार जिस तरीके से जो चीजें हैं वो एक के बाद एक वो उजागर हो रही हैं और लोगों के सामने भी आ रही है। हालांकि निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की छवि को इससे सीधा नुकसान पहुंचा है और लगातार अभी भी ये जो हलचल है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इससे पहले कि अगर हम जिक्र करें, अशोक गहलोत से शुरुआत हुई थी। सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं और अशोक गहलोत के कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की खबर सामने आई और उसी के दौरान अध्यक्ष पद के लिए जो है अशोक गहलोत के नाम को बहुत सार्वजनिक रूप से साझा किया गया। हालांकि इसकी अब मेरी दावेदारी आवाज आ के रही लिए है जो क्या? है अशोक गहलोत ने भी नाम जो है बोला था। इसी मुद्दे पर फिर से जुड़ेंगे हम नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो के मायने क्या क्या निकाले जा रहे हैं और लगातार इस वीडियो के बाद से एक तरह से नई राजनीति फिर से गर्मा गई है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे जरा बताइए, क्योंकि पिछली बार मैं जुड़ा था आवाज नहीं आ रही थी, तो इस बार अगर आवाज आ रही है तो फिर मैं आगे जो है अपना बात करना शुरू करूंगा। हाँ, फिर आ ठीक रही है। है आवाज तो चलिए ऐसा, जी। हाँ बस ठीक है। तो ऐसा है कि देखिए, बात आपने जो कही बिल्कुल सही है और ये जैसे मैं कहना चाहता था कि बहुत अजीब सी परिस्थिति जो है वो बनी हुई है कांग्रेस के भीतर में। और कहाँ इतने छेद मतलब सही में जो है दिखाई दे रहे हैं कि किन किन छेदों को ये लोग जो है भरेंगे ताकि ये जहाज जो है वो डूबने से बच जाए। क्योंकि देखिए, अजय माकन पर राजस्थान में आवास हो या फिर जोशी जी हो, इन सबका जो है बिल्कुल एक सीधा स्पष्ट उन्होंने हमला कर दिया था, आरोप लगा दिया था कि ये एक एजेंडा सेट करके ही राजस्थान आते रहते थे। और जब पिछली बार भी पर्यवेक्षक के तौर पर आए तब भी उनका एजेंडा बड़ा क्लियर था कि वो सचिन पायलट को ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अब ये जो वीडियो है, एक बार हम चाहते हैं कि एक बार ये जो, अब जैसे आपने कहा हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अब उसमें दिखाई तो वही दे रहे हैं और जो हमको सुनाई भी दे रहा है, तो एक बार वो देख लें, हम दर्शकों को दिखा दें, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ बात कर सकें। अशोक गहलोत की ओवर स्मार्टनेस में भारत यात्रा जो आपकी चल रही थी उस पर से अब कल से 5 मिनट खुला रहेगा। बिल्कुल सही अशोक गहलोत की ओवर स्मार्टनेस में भारत यात्रा जो आपकी चल रही थी उस पर से
अब कल से 5 मिनट के बाद आएगा। भारत यात्रा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई ओवर 5 स्मार्ट मिनट इसमें हमने तो वीडियो का बाहर आना और लीक होना या कहीं प्रकट होना और फिर उस पर जो है गहलोत गुट के फिर जो जितने भी समर्थक हैं उन सबका फिर आप देखेंगे तो ये, यादवा स्थली जैसा माहौल हमको दिख रहा है कांग्रेस में। हालांकि गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते हैं। गहलोत ने अपना रुख और रवैया बड़ा स्पष्ट कर दिया। कल जब वो सोनिया जी से मिले थे, उन्होंने जाते ही जो है कहा जा रहा है कि सीधी उन्होंने माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ है तो उसके लिए बहुत वो शर्मसार है और वो इसको रोक नहीं पाएगी। अपने समर्थकों की जो बर्ताव रहा तो उसके लिए वो शर्मिंदा है और इससे कांग्रेस की जो किरकिरी हुई है उसके लिए भी उनको वो माफी मांग रहे हैं। ऐसा इस तरह का उन्होंने कहा है, ऐसी बात बाहर आ रही है। तो अशोक गहलोत ने तो वही जो है अपनी एक वफादारी एक बार फिर से दिखा दी, बड़ा मन रख के। इतना उनका उनका इस तरह का अपमान हुआ है इस पूरे मामले में शोभित जी कि शायद ही किसी राजनेता का इतने अपने राजनीति के चरम पर होते हुए कभी शायद ही हुआ होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, इस बात पर चर्चा अभी थोड़ी बहुत पहले कर चुके हैं कि कांग्रेस में अगर आज की तारीख में सही अर्थ में कोई एक ऐसा राजनेता हो जो बहुत मैच्योर हो और जो जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं और जिस पर अब तक कोई दाग ना लगा हो किसी भी प्रकार का, जो हर तरह से सक्षम हो अध्यक्ष पद को संभालने के लिए, ऐसा एकमात्र अगर व्यक्ति था तो वो अशोक गहलोत थे। अब वो जो भी हुआ पिछले 4 दिनों में उसकी वजह से अब वो ना तो सिर्फ अध्यक्ष पद की रेस से बाहर है, लेकिन साथ में अब वो बिल्कुल अपने आप को जो है लो प्रोफाइल रखना और बिना, मुझे तो ये मतलब ये मेरा मानना है कि ना बेकसूर होते हुए भी माफी मांगना और गद्दार साबित होने वाला मामला उनके साथ हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांगी। पर ये अब जो वीडियो लीक हुआ है तो ये कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, पुष्टि तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी तो फोरेंसिक जांच हो तभी फिर ये कहा जा सकता है कि ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है और जो बोला जा रहा है वो सच है। लेकिन जो दिख रहा है हमको, लोगों को भी जो दिखा, वो ये है कि भाई वो इससे साबित तो होता ही है कि वो देखिए ना, उसमें तो वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की भी वहां मजाक बन रही। वहां वो जो है वो लोग ठहाके लगा के हंस रहे हैं और यात्रा की बात शुरुआत करने के बाद ये जो सज्जन वहां बैठे हैं वो 2 हाथ से ऐसे यूं करके झटक के मतलब इशारा करते हैं कि अब वो तो ठीक है, खत्म ही है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और फिर अपने साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। मतलब विधायक की गुट जो पायलट के समर्थन में जो विधायकों की बात हुई थी उसको लेकर ये पूरा मामला था। तो ये अब दर्शाता है कि एक फूट है या एक साजिश थी या एक एंगल ऑलरेडी पहले से सेट किया गया था और उसमें बिल्कुल ये भी तय लग रहा था कि कैसे भी करके सचिन पायलट को बनवाना था मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही वहां से मुख्यमंत्री पद से उनको हटाना था। तो अब ये किस और लेके जाएगा पूरा मामला, ये भी देखना होगा। और आज 30 तारीख है, आप जानते हैं, आज तो फिर नामांकन का दिन है। तो मुझे लगता है आप इस बारे में कुछ हमसे अगर संवाद करना चाहे तो उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सामने आज खबर भी चल रही है कि दिग्विजय सिंह जो है अब उन वो अपना नाम जो है वापस ले सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने नामांकन का पर्चा लिया था और अभी जो हमारी मीडिया चैनल्स के माध्यम से हम लोग तो ये खबरें पहुंच रही हैं कि जो दिग्विजय सिंह है उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे कुछ ही देर बाद और दिग्विजय सिंह जो हो सकता है कि वो नाम वापस लेंगे। आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह नाम वापस ले सकते हैं? देखिए, कल मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था दिग्विजय सिंह का। जी। कल देर रात को उन्होंने दिया था, कल एक माध्यम को दिया था उन्होंने इंटरव्यू देख रहा। तो मैं रहस्यमय रूप से उनको जो पत्रकार थे वही पूछ रहे थे कि आप ये इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कुछ कुछ मिस्चीवियस सी मुस्कान थी उनकी और रहस्य से भरी मुस्कान थी उनकी। तो कहा, तो कह रहे थे कि देखिए 30 तारीख कल है, कल का दिन जाने दीजिए, तो शाम तक देखिए क्या होता है। तो वो इतना तो स्पष्ट कह रहे थे, जो हम सुना हमने, कि वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल नामांकन भरने वाला हूँ। फिर उनको ये पूछा गया कि क्या आप पार्टी की ओर से ऑफिशियल कैंडिडेट है, जैसे अशोक गहलोत थे अब तक,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऑफिशियल कैंडिडेट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तौर पे कोई भी जो है जो एआईसीसी का मेंबर होता है तो भर सकता है, तो मैं भी हूँ मेंबर, तो मैं भरना चाहूंगा, तो इसलिए मैं भरूंगा। और तब जब बात, ये कल रात की जब बात हम सुन रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि शशि थरूर और हम दोनों जो हैं वो एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, गांधी और नेहरू की फिलोसफी को फॉलो करते हैं, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और चाहे वो बने या मैं बनूं, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक हेल्दी एक जो है वो पार्टी के अंदर जब चुनाव होने जा रहा है तो एक मुकाबला होना चाहिए, तो इसलिए मैं भी चाहूंगा कि मैं अपना नामांकन भरूं। फिर उन्होंने बड़े रहस्यमय अंदाज से ये भी कहा कि देखिए 30 तारीख नामांकन भरने की तारीख है और 4 अक्टूबर जो है वो नामांकन वापस खींचने की तारीख है। तो उन्होंने कहा कि देखिए उस समय कौन डटा रहता है और कौन नामांकन जो है अपना वापिस करता है, खींच लेता है। तो ये भी एक उन्होंने जो है कुछ ऐसे इशारों में कल बात की है जो हमने सुनी है। और एक बड़ा, अब देखिए यही दिग्विजय सिंह है, मतलब ये इनकी खामी या खासियत या खूबी जो भी माने, इसको आप कैसे भी लेना चाहें, लेकिन ये कल उनको पूछा गया था कि भाई आप मतलब अगर आप बनेंगे या फिर कोई शशि थरूर बनेंगे या खड़गे बनेंगे तो फिर तो वही होगा ना कि मतलब अगर अगर मतलब गहलोत भी बन जाते तो वही होता कि गांधी परिवार नाम से सिर्फ नहीं है पार्टी अध्यक्ष, लेकिन फिर चलती तो गांधी परिवार की ही चलती। तो उन्होंने जो है बड़ा मुखर होकर बोला, उन्होंने कहा कि तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि आप लोग परिवारवाद के खिलाफ इतने क्यों हो। तो उनको पूछा, कहा गया कि भाई देखिए आप परिवारवाद को लेकर तो आपकी पार्टी की यह अवदशा हुई है, तो आप अब इससे अगर निकलना है तो कोई में न्यूट्रल, सही में ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल आदमी जो है वो चाहिए जो पार्टी की कमान संभाले। तो दिग्विजय सिंह ने बड़ा साफ होकर कहा, मतलब उसमें उस चीज को कहने में ना उनको कोई हिचकिचाहट हो रही थी, ना उनको कोई किसी तरह की शर्म आ रही थी, मतलब वो उसको बड़े सहज रूप से कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि देखिए गांधी परिवार जो है या नेहरू और गांधी परिवार जो है, इस परिवार ने आजादी से पहले भी अपना जो था वो मिल्कियत वगैरह सब जो है देश की सेवा के लिए दान की थी, आजादी के बाद अपना जीवन का बलिदान दिया। और इस परिवार में 2 ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जो है शहादत दे दी है। तो इस परिवार का महत्व जो है वो तो कांग्रेस में कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस परिवार के प्रभाव के बिना कांग्रेस चल भी नहीं सकती। ये मतलब इतना साफ है इस मामले में। एक तरफ नरेंद्र भाई इनकी बैंड बजा रहे हैं ये कह के, और अब देखिए उनको पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है, दूसरी ओर इनकी यही सोच अभी भी बनी हुई है, यही मानसिकता अभी भी बनी हुई है कि वो ये मानते हैं कि नहीं भाई ये तो आपको क्या खराबी लगती है, ये परिवार के बगैर तो कांग्रेस कांग्रेस है ही नहीं। ये भी उन्होंने बड़ा कल साफ देख रहे थे तो वो बता रहे थे। अब ये तो ये बात हो गई, तो वो अब रहस्यमय रूप से कुछ कहना चाहते थे, अब उसके पीछे की बात मतलब अंदर की बात क्या है वो हम पर छोड़ दी है। तो हम समझ रहे हैं जो कल की पूरी बातचीत हम जो सुनी तो हमको लगा कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसी कुछ बाजी उन्होंने संजो के रखी हो या संजोने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे वो जो है वो आखिरकार 4 तारीख तक वो डटे रहें और बाकी नाम जो है वो विड्रॉ हो जाए। हमको जो अभी लग रहा है वो ये लग रहा है। बिल्कुल तो एक मल्लिकार्जुन कोविड खड़गे अगर हो संकट सकता है से कि नामांकन भर भी संबंधित दे। है। मैं आपको यहाँ पे उससे भी जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी अभी बिल्कुल ये खबर फ्लैश हो रही है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैं नामांकन नहीं करूंगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। और अभी अभी जस्ट ये बड़ी खबर ब्रेक हुई है सर, क्या कहेंगे सर? मुझे आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है, लेकिन मैं जितना समझा उतना ये समझा कि आप ये कहना चाहते हैं जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंह, ऐसी ये भी खबर आ रही है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। हाँ, जी तो मैंने कहा ना कि कुछ 2-3 एंगल निकलते हैं उसमें से। पहला मैं ये सोच रहा था, दूसरा ये भी था कि हो सकता है कि वो नामांकन न भरे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको सपोर्ट कर दे। तो अगर खड़गे को सपोर्ट करते हैं तो फिर थरूर जो है वो ऑब्वियसली जो है फिर तो मतलब नाम के ही कैंडिडेट रह जाएंगे, यही होगा ना। मतलब कि वो खुद अपने आप को उम्मीदवारी से वापस खींच लेंगे और खड़गे को अगर वो समर्थन देंगे, उनका प्रस्तावक बनेंगे, तो फिर यहाँ तो फिर वेणुगोपाल राव का भी नाम का मतलब बनता नहीं है अभी। तो फिर शशि थरूर जो है वो एक मतलब प्रक्रिया के तौर पर एक
उम्मीदवार बन जाएंगे कि जिसको चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है बस, और ये दिखना चाहिए कि नहीं पार्टी में चुनाव हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसका नतीजा ये आया कि फिर जो गांधी परिवार के वफादार लोग हैं, या खड़गे हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, क्या फर्क पड़ता है। जी गहलोत होते तो कुछ और बात होती, लेकिन इनके होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये फिर तो दरअसल वही है, मतलब कि गांधी परिवार ही चला रहा है। तो अपने ऊपर जो है और टीका और निंदाओं का और जो है उनको फिर वो आरोप और वो सब सहन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि इससे उनकी कुछ छवि बदलने वाली है नहीं। अगर ये हो जाता है जी तो फिर इनकी छवि बदलने वाली। अगर गहलोत इस पूरी स्थिति के बाद भी अगर गहलोत बनते अध्यक्ष, तो फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होता है कि देखिए वहां सोनिया गांधी की मुखालिफत करने के बाद भी कोई व्यक्ति जो है वो अगर सक्षम हो तो अध्यक्ष बन सकता है। अगर ये लॉजिक इनके दिमाग में अगर बैठता तो कुछ मामला अलग होता, कांग्रेस की छवि कुछ अलग हो जाती। लेकिन ये लोग जो है, जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी के लिए कहते हैं कि उनके भक्त बड़े अंधे होते हैं, हमको लगता है कि वहां नहीं है, यहाँ भी वही है, कांग्रेस में भी वही है कि भक्ति तो अंधी है यहाँ पे। जो लोग अभी भी इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, तो मतलब कि वो भी अंधे भक्त है, तो दोनों में फर्क क्या रहा। फिर तो कांग्रेस को अधिकार नहीं बनता कि वो मोदी समर्थकों को ये कहे कि जो है वो नीचा दिखा दे कि आप तो अंधे भक्त हैं। तो आपके वहां क्या हो रहा है, आपके वहां तो वही हो रहा है, आपके वहां भी तो अंधी भक्ति हो रही है ना। तो बस तो फिर उसका मतलब तो ये है कि भाई ठीक है, आप चला करिए, कांग्रेस तो वैसे ही चलेगी जैसे सोनिया जी या राहुल जी चाहते हैं। बाकी सब जो है नाम के लिए, सिर्फ बताने के लिए, दिखावे के लिए बना दिया किसी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो खरगे जी बनेंगे तो खरगे जी भी वही है, मतलब वो भी यस यस मैडम वाला आदमी है, हमेशा यस मैडम करते हैं, यस सर करते हैं। चलिए फिर इसमें कांग्रेस से कुछ हो नहीं सकता है। जी बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, क्योंकि ये मुद्दा काफी आज राजस्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज रूम लाइव में और भी कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और वो जो है कुछ दूरी तक का सफर भी करेंगे वंदे भारत ट्रेन में, और उनके इस ट्रेन से जुड़े हुए सफर को लेकर गुजरात चुनाव में काफी अहमियत देखी जा रही, क्योंकि गुजरात वासियों को काफी सौगात भी मिली है इस दौरान, उनके दौरे के दौरान। सीधे जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में? देखिए, एक तो ये वंदे भारत मेरे ख्याल से तीसरी ट्रेन है जो अब शुरू की गई है इनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो एक तो वो एक शुरुआत करवा दी गई है। अब आपने देखा भी होगा, 2 दिन पहले हमने भी वो वीडियो चलाया था, जो हमको सब सब जगह था, हमने भी चलाया था कि अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो है, जिसको कालूपुर रेलवे स्टेशन कहते हैं, जी जो कालूपुर इलाके में स्थित है, तो अब उसको जो है मोढेरा के सूर्य मंदिर की डिजाइन पर, ये उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा अलग से डिजाइन किया जाएगा और 10,000 करोड़ रुपए का एक खर्च होगा उसमें, और बड़ा अत्याधुनिक उसको बना दिया जाएगा, और मेट्रो से भी सीधा कनेक्टेड रहेगा और ट्रेन भी कनेक्ट रहेगी। तो ये बेसिकली वही जापान के रेलवे स्टेशन जितने भी हैं उनकी एक उसी से प्रेरित ये पूरा मामला होगा। अच्छी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके यातायात के मामले में हम लोग जितना तेज, अच्छा और आगे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, उतनी देश की जो विकास यात्रा है उसमें तेजी आएगी। तो ये तो बहुत जरूरी बात हो जाती है। अब बात करें शोभित जी मेट्रो की। जी मेट्रो जो है ना, ये नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तब उनका, तब जो उनके कुछ 3-4 ड्रीम प्रोजेक्ट जो कह सकते हैं, जैसे एक धोलेरा का जो एसआईआर है, सर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है, वो एक बहुत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जो आज भी उस पर काम चल रहा है। दूसरा उनका बहुत प्यारा और बड़ा अच्छा, मतलब जो उनको बहुत पसंद करते हैं ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी, जो गांधीनगर के बिल्कुल बगल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब ऑपरेशनल है, वहां पे सब कामकाज शुरू हो चुका है। वैसे ही एक जो तीसरा ड्रीम प्रोजेक्ट उनका रहा है, वो ये अहमदाबाद में मेट्रो रेल जो है वो शुरू करना उनका रहा है, और काफी अच्छे से काम शुरुआत में प्रोजेक्ट को कंसीव करने से लेके उसको इसके एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन तक का जो है दौर थोड़ा लंबा रहा। बीच में कुछ विवाद भी हुए, उसमें जो संजय गुप्ता जी थे, जो पूर्व आईएएस थे, उनका एक उनको पहले सबसे पहले कमान सौंपी गई थी, पर उसके बाद फिर उनके खिलाफ करप्शन की फरियादें हुई, उनको हटाया गया, फिर वो जेल में भी गए। उसके बाद आईपी गौतम साहब जो थे, जो एक बहुत ही सुलझे हुए आईएएस अफसर हैं, और बहुत अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, बहुत अलग जगह पे कलेक्टर रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं।
सरकारी महकमे में उनको ये दिया गया था, तो उन्होंने भी जो है कुछ अपने हिसाब से जितना हो सके उतना किया। तो ये धरातल पर उसको शुरू करने में उनको इस प्रोजेक्ट को टाइम लगा, वक्त लगा। पर उसके बाद अब देखिए ये है कि अब ये आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसको कहते हैं अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज 1 का जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, जो थलतेज से एक जाता है थलतेज से लेके वस्त्राल तक, ठीक है। तो वो जो है वहां से, और दूसरा जो है आपको आप बताऊं आपको, पूर्व और पश्चिम दोनों कॉरिडोर में ये कैसे जोड़ता है। तो इससे बहुत सारे फायदे, अगर इसका ठीक से अगर यात्री बन के जो है नगरजन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा भी हो सकता है। मैं बताऊं क्या क्या चीजें हैं। जैसे पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर है, इसमें कालूपुर रेलवे स्टेशन, घीकाटा, शाहपुर, फिर जो पुरानी हाईकोर्ट है वो है, एसपी सदाप्रद स्टेडियम जिसका अभी और नवीनीकरण होने जा रहा है, फिर कॉमर्स 6 रास्ता से लेके गुजरात यूनिवर्सिटी, गुरुकुल रोड, दूरदर्शन का जो केंद्र बना हुआ है वहां से लेके थलतेज तक वो जाएगा, ये इसका रूट रहेगा। जबकि फिर वो जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, वहां पे फिर मोटेरा, साबरमती से लेके अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो ऑफिस है वहां से लेके रानी, वाड़ज और विजयनगर, उस्मानपुरा, और अगेन पुरानी हाईकोर्ट वहां जो है क्रॉस जंक्शन होगा, और फिर गांधीग्राम, पालड़ी, गांधीग्राम भी रेलवे स्टेशन है वहां पे, वो पालड़ी श्रेयस क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए राजीव नगर से जीवराज पार्क को क्रॉस करते हुए फिर वो एपीएमसी जहां बना हुआ है अहमदाबाद में वहां तक वो चला जाएगा। तो ये जो है इस तरह से पूरा एक अहमदाबाद को कवर करने की कोशिश की गई। अब ये है कि 22.5 किलोमीटर का अगर एक आप पूरा चक्कर लगाते हैं तो उसके लिए जो टिकट रखी गई है वो 25 रुपया रखी गई है। और ये जो मेट्रो ट्रेन है जो भी शुरुआती दौर में अभी जो काम करना दौड़ना शुरू करेगी, तो वो ट्रेन जो है उसमें 3 कोच लगने वाले हैं। आगे जाके उसमें 3 से बढ़कर 6 कोच भी लगाए जा सकते हैं। और सभी कोच जो है वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। और जो रोलिंग स्टॉक अगर ट्रेन को उसकी अगर बात करें हम लोग, तो उसमें जो है 32 ट्रेन जो है सेट्स हैं। अच्छा, 96 जो है ट्रेन के कोचेज हैं, मतलब जो डिब्बे हैं। और लंबाई इसकी रहेगी कुछ 22.6 मीटर की, और जो चौड़ाई है वो रहेगी कुछ 2.9 मीटर की, और इसकी ऊंचाई रहेगी 3.98 मीटर्स की रहेगी। और दोनों जो कॉरिडोर, मतलब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाला जो कॉरिडोर है, तो उसमें जो टिकटों का दर रहेगा वो अलग अलग स्टेशन के लिए 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का सफर का रहेगा, ठीक है। और फिर उसपे मतलब कितने किलोमीटर पे कितना रुपया है वो फिर वो अलग से एक मामला हो जाता है, तो वो भी होने वाला है। और इसको जो है आप मतलब समझ लीजिए कि बचत भी इससे बहुत सारी हो जाएगी लोगों की। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर इसका इस्तेमाल लोग करना शुरू करते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर तक वो 40 से 50 मिनट के बीच में पहुंच जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि अहमदाबाद के पूर्व से पश्चिम छोर पे भी जाना हो तो आपको 19 से करीब 19 या 19 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करने पड़ेंगे। और आपको मतलब पहुंचने में अगर दिन में निकले तो आपको 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम हो ही जाता है। और वही हाल जो है उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर का है। अगर उत्तर के छोर से दक्षिण के छोर पे गए तो भी आपको उतना ही टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत बीच और डेंस है और बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक सिग्नल है। तो यहाँ वो अंतर जो है आप 35-40 मिनट के अंदर जो है इसको खत्म कर सकते हैं। 25 रुपए मैक्सिमम टिकट का दर है। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ जो है अहमदाबादियों को लेना चाहिए। और ये अपने आप में एक बड़ी आखिरकार एक सफलता होगी कि अब जैसे बड़े अच्छे शहर जैसे दिल्ली की मेट्रो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रचलित है, हम सब जानते हैं, वो बहुत सफल मॉडल है। उसी तरह मुंबई में भी चलती है, लेकिन वो उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुंबई में भी है, बेंगलुरु में भी मेट्रो। तब अहमदाबाद में जो है मेट्रो अब काम करना शुरू करेगी, तो अहमदाबाद के लिए भी एक अच्छी, एक सिद्धि इसको मानी जाएगी। शोभित जी। जी, बिल्कुल निश्चित ही तौर पर ये जो सौगात है वो लोगों के लिए हितकर साबित होगी, और इससे जो आवागमन की सुविधा है वो भी बहुत उसमें सहूलियत मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कई मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि राजस्थान और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी की भी बात हम करेंगे, और प्रधानमंत्री का गुजरात दौरे पर भी हम प्रकाश डालेंगे और विस्तार से बात करेंगे न्यूज रूम लाइव में। तो सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि न्यूज रूम लाइव में वो 12 से 1 बजे तक के बीच में हमारे साथ जुड़े। तो आज इस राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।
हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।